स्टूडेंट, टुडे वी आर सॉल्विंग सैम्पल पेपर 5। देखिए, सबसे पहले हम एमसीक्यू फर्स्ट कर रहे हैं। सम वेस्ट आर गिवन बिलो: गार्डन वेस्ट, बॉल पॉइंट पेन रिफिल, एम्प्टी मेडिसिन बोतल मेड ऑफ ग्लास, पील्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। हमें और ओल्ड कॉटन शर्ट, हमें इसमें से बताने हैं कि कौन कौन से वेस्ट हैं जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो देखिए, गार्डन वेस्ट तो बायोडिग्रेडेबल है। बॉल पॉइंट पेन रिफिल, इसमें क्या यूज होता है? प्लास्टिक, और प्लास्टिक कैसा होता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल। नेक्स्ट है एम्प्टी मेडिसिन बोतल मेड ऑफ ग्लास, और ग्लास भी कैसा होता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल। और जो सब्जियों के छिलके हैं, फ्रूट्स है, कैसे होते हैं? बायोडिग्रेडेबल। और जो पुराने कॉटन के कपड़े होते हैं, देखो जितने भी फैब्रिक है जो भी हम प्लांट से प्राप्त करते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं? बायोडिग्रेडेबल। तो हमारा ऑप्शन आएगा यहाँ पे बॉल पॉइंट रिफिल एंड एम्प्टी मेडिसिन बोतल, जो कि किससे बनी है भाई? ग्लास से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। हमें देखिए, हमारे पास ये 4 कम्बिनेशन दे रखे हैं। अब हमें इसमें बताना है किस में आंसर 1 ओम आएगा। देखिए, पैरेलल में हम क्या करते हैं? रेसिप्रोकल करके ऐड करते हैं। तो 2 का उल्टा क्या आता है? 1/2 प्लस 1/2। एक आधे में आधा जोड़ा 1 का उल्टा क्या होता है? अगेन 1। तो इसका मतलब फर्स्ट में आ रहा है हमारा 1 ओम। नेक्स्ट है 3 3 3, तीनों क्या है? पैरेलल। इनको भी हम ऐसे ऐड करेंगे 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। कितना आ गया भाई? ये 3/3 कट के कितना आया? 1 ओम। इसका मतलब हमारा सेकेंड ऑप्शन भी हो गया। थर्ड वाला देखिए, ये दोनों सीरीज में है तो पहले इनको ऐड कर दिए। 4 और 2 कितने हो गए? 6। 3 और 3 कितने हो गए? 6। अब इनका हम कैसे निकालेंगे? 1 अपॉन करके। तो 1/6 प्लस 1/6 कितना आया? 2/6 कट के कितना आया? 1/3। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? 3 ओम। तो इसमें 1 आंसर नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारा 1 अपॉन 0.5 0.5। अब ये पैरेलल है, पैरेलल कैसे जुड़ते हैं? 1 अपॉन करके। तो 1 अपॉन 0.5 प्लस 1 अपॉन 0.5, तो कितनी बार आ गया? 1 अपॉन में 0.5 2 बार, तो 2 डिवाइड में 0.5। पॉइंट खोला तो ऊपर 10 आया, 5 से 2 कटा, 2 दूनी कितने हो गए? 4 ओम। और इसका उल्टा क्या आएगा? 1/4। तो हमने देखा इसमें भी आंसर 1 नहीं आया। इसका मतलब हमारा आंसर 1 कब आया है? फर्स्ट और सेकंड केस में, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है, फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, हमें एक रेक्टेंगुलर लूप गिवन है ABCD, जिसमें करंट I सिचुएटेड है नियर ए स्ट्रेट कंडक्टर XY। देखिए, ये हमारा XY जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये कंडक्टर है। इसमें करंट की डायरेक्शन देखिए अपवर्ड है, ठीक है। और इसमें कंडक्टर है जो कि AB साइड के पैरेलल है। देखो दोनों एक दूसरे के पैरेलल दिखा रखा है। एंड इन द प्लेन ऑफ लूप में इफ़ ए स्टडी करंट I, अगर इसमें से I करंट फ्लो करता है, देन द कंडक्टर XY विल कैसे बिहेव करेगा वो हमें बताना है। अब देखिए, अब इसमें करंट फ्लो कर रहा है और दोनों एक दूसरे के क्या है? पैरेलल, और दोनों की डायरेक्शन भी क्या है? सेम है। तो ये क्या करेगा? एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे। तो AB किस तरफ मूव करेगा भाई? लूप की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, एक प्लांट है जो कि ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन रखता है। देखो, इनहिबिटर का मतलब होता है रोकना, तो हमें प्लांट में उस हार्मोन का नाम बताना है जो ग्रोथ को रोकता है। और कोजिट विल्टिंग ऑफ लीव्स, जिसकी वजह से जो पत्तियां हैं वो झड़ जाती है। तो पत्तियां किस हार्मोन की वजह से झड़ती है? ABA, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? एब्सिक्स एसिड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिंक में हमने इथेनोइक एसिड को ऐड किया तो हमारा सोडियम जिंकेट बन रहा है, इथेनोइक जिंकेट बन रहा है, प्लस H2 बन रहा है। अब हमें बतानी है इसमें रिएक्शन का टाइप क्या है। मुझे देखिए यहाँ पे जिंक जो है, जब हम रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं केदारनाथ का माली वाला, तो आलू जरा में क्या आता है? जड़न, और पकाता है में H। तो हमने देखा जो जिंक है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है और उसकी जगह वो ले रहा है और यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है। तो इसमें ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है, इसलिए कौन सी रिएक्शन हुई यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रिक आयरन है, इसका रेजिस्टेंस कितना है? 20 ओम, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर का। अब हमें यहाँ पे हीट जनरेटेड बनानी है 30 सेकेंड में। देखिए भाई, हम H का फॉर्मूला जानते हैं। H बराबर क्या होता है भाई? I²RT, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर I की वैल्यू क्या है? 5, तो 5 × 5, R की वैल्यू है 20, टाइम हमारे पास है 30 सेकेंड। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 53 जा 150, तो हमारा कितना आ गया? 15,000 जूल।
3 जीरो हम पीछे लगा देंगे। ओके, आगे एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ ए साल्ट ट्रांस ब्लू लिटमस टू रेड। अब आप सभी को पता है जो भी साल्ट है जो ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेगा वो कैसा साल्ट होगा भाई, एसिडिक। तो हम इन चार में से हमें एसिडिक साल्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो मैं आपको ये चारों एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखिए भाई, नाइट्रिक एसिड में NaOH डालेंगे। देखिए नाइट्रिक एसिड कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग, और ये NaOH क्या है, बेस, स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग में जब स्ट्रॉन्ग मिलता है तो न्यूट्रल साल्ट मिलता है हमें। यहाँ पे देखिए इथेनोइक एसिड दे रखा है ये हमें, ये कैसा एसिड होता है, वीक। और सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब रिएक्ट करते हैं तो हमारा जो साल्ट बनता है वो बेसिक साल्ट बनता है। नेक्स्ट है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड एंड KOH, दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल साल्ट बनेगा। इससे नेक्स्ट में हाइड्रोक्लोराइड हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमारा वीक बेस है। तो यहाँ पे इफेक्ट किसका रहेगा, एसिड का। तो इसलिए हमारा ये जो साल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, एसिडिक। इसलिए हम इसमें ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, When a beam of white light passes through a region having very fine dust particle, हमारे पास क्या हो रहा है, वाइट लाइट पास हो रही है किस में से, डस्ट पार्टिकल्स में से। तो डस्ट पार्टिकल में आपको पता है जो वाइट कलर है वो 7 कलर का मिक्सचर होता है। अब आपको इसमें ये बताना है कि कौन सा कलर सबसे ज़्यादा स्कैटर होगा। अब देखो हम देखते हैं आसमान में भी सबसे ज़्यादा स्कैटर कौन सा कलर होता है, ब्लू। तो इसमें सबसे ज़्यादा कलर कौन सा स्कैटर होगा, ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन बींग्स में डाइजेशन जो है वो कंप्लीट होता है तो हमें बताना है प्रोटीन किस में कन्वर्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होता है और फैट किस में कन्वर्ट होता है। देखिए भाई, प्रोटीन कन्वर्ट होता है अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होता है ग्लूकोज के अंदर जो कि सिंपल फूड होता है, और फैट कन्वर्ट होता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो हमारे ये किस में लिखा हुआ है, ये ऑप्शन बी के अंदर लिखा हुआ है, सेम एज इट इज। नेक्स्ट हमारा द प्लांट डेट कैन बी रेज बाय मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। देखिए भाई, वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, प्लांट के पार्ट से ही नए प्लांट को ग्रो करना। ठीक है, तो अब हमें बताना है इसमें से चार जो हमारे पास ऑप्शन है, इन चारों में से कौन सा मेथड है, कौन से प्लांट है जो इस मेथड से ग्रो किए जा सकते हैं। देखिए, शुगर केन, गन्ने को कैसे ग्रो किया जाता है, उसके स्टेम से। रोज को भी हम उसके स्टेम से ग्रो कर सकते हैं, और ग्रेप्स को भी हम जो कटिंग मेथड होता है ना, कटिंग उस मेथड से, लेयरिंग मेथड से कर सकते हैं। क्या करेंगे हम, ग्रेप्स की जो बेल है उसको ज़मीन में दबा देंगे और वहीं से नया प्लांट लगना शुरू हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, ये तीनों के तीनों जो प्लांट है वेजिटेटिव प्रोपगेशन से ग्रो किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट, 4 सोल्यूशन नेमली ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड, इन सबको हमने अलग अलग बीकर में ले लिया। फिर हमने बल्ब को इलेक्ट्रिक सर्किट में टेस्ट करने के लिए इनको लगाया। देखिए, ये हमारे NCERT में भी क्वेश्चन आ रखा है, जो ग्लूकोज और अल्कोहल होते हैं वो कभी भी आयंस में कन्वर्ट नहीं होते, और जो चीज़ आयन में कन्वर्ट नहीं होगी वो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करवाएगी। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करवाएंगे। लेकिन जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड है ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब वो आयनाइज होते हैं तो H+Cl नेगेटिव बनाते हैं, और ये क्या बनाता है, 2H+ और SO4 2 नेगेटिव। इसका मतलब ये दोनों कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, और आयोनाइज हो जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होंगे। इसलिए हम ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, A zygote is formed by fusion of male gamete and female gamete. The number of chromosome. देखिए भाई, जाइगोट क्या होता है, जो मेल और फीमेल के मिलने से जो बच्चे की फर्स्ट सेल बनती है उसको जाइगोट बोलते हैं। और जो जाइगोट होता है उसका साइज कितना होता है, एक फुल स्टॉप जितना साइज होता है। और देखिए, मैंने आपको बताया हुआ है कि ह्यूमन बींग्स में कितने क्रोमोसोम होते हैं, टोटल 46, जिसमें हम बोल सकते हैं कि 23 पेयर, एक पेयर 2 का जोड़ा होता है। तो अब जो बच्चा बनेगा उसमें क्रोमोसोम की संख्या ना तो बढ़ेगी ना घटेगी, क्योंकि वो भी एक ह्यूमन बींग बनने वाला है। तो ह्यूमन बींग में जितने क्रोमोसोम 46 पाए जाते हैं वहीं सेम बच्चे में पाए जाएंगे, इसलिए हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, 46। नेक्स्ट, द मेटल विच आर फाउंड इन बोथ फ्री स्टेट एज वेल एज कंबाइंड स्टेट। सबसे पहले इस क्वेश्चन के ऑप्शन पढ़ने से पहले हम इसको याद रखेंगे। देखिए भाई, हमें उन मेटल का नाम बताना है जो फ्री स्टेट भी पाई जाती है और कंबाइंड भी। देखिए भाई, ओनली फ्री स्टेट में पाई जाने वाली मेटल होती है गोल्ड, जिसको हम AU से रिप्रेजेंट करते हैं, और प्लैटिनम PT। इसके अलावा बाकी सारी जो मेटल्स हैं वो कंबाइंड स्टेट और फ्री स्टेट दोनों में पाई जा सकती है, लेकिन ये दो जो मेटल हैं वो ओनली फ्री स्टेट में पाई जाती है। तो इसमें देखो, अब हमारे ऑप्शन को रीड आउट करेंगे, गोल्ड और प्लैटिनम। तो गोल्ड और प्लैटिनम तो ओनली फ्री स्टेट में पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन ए को डिस्कार्ड कर देंगे। प्लैटिनम एंड सिल्वर, प्लैटिनम अभी मैंने आपको बताया था ओनली फ्री स्टेट में आती है, सिल्वर फ्री में भी पाई जाती है और कंबाइंड में भी। तो हम किसको डिस्कार्ड कर देंगे, पी को भी, क्योंकि उसमें प्लैटिनम आ गया। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है
कॉपर एंड सिल्वर। देखो कॉपर और सिल्वर दोनों फ्री में भी पाई जाती है और कंबाइंड भी, इसलिए हम ऑप्शन सी पे जाएंगे। अगले में भी गोल्ड आ गया इसलिए उसको डिस्कार्ड कर देंगे। नेक्स्ट, द पार्ट ऑफ सीड विच इज सोर्स ऑफ फूड। देखिए ये आपको मैंने लास्ट सैम्पल पेपर में बताया था, फूड को ले जाने का काम कोटिलेडन करता है। कौन करता है? कोटिलेडन। जो रेडिकल है वो रूट बनाता है, प्लूमूल से शूट बनता है, और एम्ब्रो क्या होता है? जो बीज का पार्ट होता है जिसको फूड मिलेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन बेंजीन। देखिए बेंजीन के स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये इस टाइप की बनेगी, इसमें हम हेक्सेन बनाते हैं, लेकिन इसमें देखो एक जगह पे डबल, इसको ब्लैंक छोड़े फिर डबल, फिर ब्लैंक छोड़े फिर डबल। अब हमने यहाँ पे देखा डबल बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3। सिंगल बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3, तो 3 3 आएगा, डबल भी 3 और सिंगल भी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर। देखिए पहले ये ग्लास का है फिर ये वाटर का है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, और हमें दे रखी है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दे रखी है 2 × 10⁸, और हमें स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर निकालनी है। देखो वाटर का वाटर के साथ रिलेट करेंगे। स्पीड ऑफ लाइट इन हम देखेंगे एयर डिवाइड में स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, वो क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर। अब हमारे पास ग्लास का रिफ्रैक्टिव, पानी का निकालना है ना, तो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 4/3। कितना है भाई? 4/3। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर होती है 3 × 10⁸, और हमें स्पीड ऑफ लाइट इन किस में बतानी है? पानी में, तो वो v बतानी है। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4v = 3 × 3 × 10⁸, तो v की वैल्यू आई 3 3 9/4 × 10⁸, 4 2 8, और 4 8 1 है, 4 2 8, 4 2 4 5 20, तो 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट देखिए हमारा, वैसे इसमें ऑप्शन में पॉइंटों में नहीं दे रखा, 9/4 दे रखा, तो ए ऑप्शन आ गया अपना। नेक्स्ट हमारा एक्सेलरेशन रीजन के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। देखिए भाई, ऑक्सीजन जरूरी है सभी एरोबिक फॉर्म ऑफ लाइफ के लिए, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एरोबिक का मतलब होता है जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो। ओके, आगे फ्री ऑक्सीजन कंबाइन करती है मोलिकुलर ऑक्सीजन से ओजोन बनाने के लिए, ये भी ट्रू है। देखो ओजोन क्या होता है? O3 फॉर्मूला, O2 में जब O जुड़ती है तो क्या बनता है? O3, तो ये भी ठीक है, और ये इसका रीजन है क्योंकि इससे ही हमारे पास ऑक्सीजन प्राप्त होती है, इसलिए ऑप्शन ए को हम कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। बिल्कुल ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती। अगर मान लो वो इंटरसेक्ट करने लग जाए तो वो कितनी डायरेक्शन में जाएगी? 2 डायरेक्शन में, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो तो क्लोज कर बनाती है। तो आगे इसने रीजन क्या दे रखा है? अगर वो इंटरसेक्ट करती है तो कंपास नीडल 2 डायरेक्शन में जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ये बिल्कुल इसका सही रीजन है, इसलिए ऑप्शन क्या आएगा? ए। नेक्स्ट, ह्यूमन हार्ट वेंट्रिकल हैव थिकर मस्कुलर वॉल देन एट्रिया। बिल्कुल ठीक है, वाई? देखो वेंट्रिकल्स पहले ब्लड जाता है एट्रिया में, फिर जाता है वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से ही सारे बॉडी पार्ट में जाता है, तो वेंट्रिकल की दीवारें कैसी होनी चाहिए? मोटी, तो ये बिल्कुल ट्रू है। आगे वेंट्रिकल्स पंप करता है ब्लड को अलग अलग वेरियस ऑर्गन में, इसलिए इसकी दीवारें मोटी होनी चाहिए, ये इसका रीजन है, इसलिए ऑप्शन ए को कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर सल्फाइड ओर कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट रोस्टिंग ऑफ ओर। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि रोस्टिंग में क्या करते हैं? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको करते हैं। देखो जैसे मैं इसका एक एग्जांपल को आपको समझाती हूँ, जैसे मान लो जिंक सल्फाइड है, ठीक है, उसमें मैंने ऑक्सीजन ऐड करी। ऑक्सीजन ऐड करना क्या होता है? रोस्टिंग मेथड। तो ये क्या बनेगा? जिंक ऑक्साइड बन जाएगा और SO2 गैस अलग हो जाएगी। फिर इस ZnO को मैं अगर कार्बन के साथ रिएक्ट करवाऊँ तो यहाँ पे क्या बनेगा? Zn अलग और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग, तो हमें एक प्योर मेटल मिल गई जिंक। इसका मतलब जो सल्फाइड ओर है वो कभी भी रोस्टिंग के बिना नहीं हो सकता, बिल्कुल ट्रू है। और रोस्टिंग सल्फाइड ओर को डायरेक्टली इनटू मेटल्स में कन्वर्ट करती है, ये भी ठीक है, और ये इसका रीजन है, इसलिए बी ऑप्शन, ये इसका रीजन नहीं है इसलिए बी ऑप्शन आएगा, क्योंकि वो डायरेक्टली कन्वर्ट वैसे नहीं कर रही, हमने देखा कैसे कि वो कन्वर्ट कैसे कर रही है? कार्बन को डालने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 वायर है ए और बी, दोनों का मटेरियल सेम है, लेंथ सेम है, डायमीटर दोनों का डिफरेंट है। अब इन दोनों को हमने एक सर्किट में कनेक्ट कर दिया, हमें बताना है दोनों वायर में किस में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। अब देखो हम जानते हैं R प्रोपोर्शनल होता है 1/A, एरिया ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम। अब दोनों में एरिया किसका ज़्यादा है? 0.2 वाले का या 0.3 वाले का? हम देखते हैं जो 0.2 है वो कम है, 0.3 क्या है ज़्यादा, तो एरिया किसका जाएगा? बी वाले वायर का। बी वाले वायर का अगर एरिया ज़्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? कम, तो ये आप लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्वाइवल ऑफ ए स्पीसीज इज प्रमोटेड थ्रू क्रिएशन ऑफ वेरिएशन, इलस्ट्रेट विद एन एग्जाम्पल। इसे क्या रखा है? देखो इसमें हम क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं? विभिन्नता से जीने के चांस बढ़ते हैं। देखो इसका हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, इन ए पोंड, मान लेते हैं इन ए पोंड देयर आर लिविंग 2 टाइप ऑफ बैक्टीरिया, 1 बैक्टीरिया विच कैन
सर्वाइव इन हॉट वाटर एंड वन बैक्टीरिया विच कैन नॉट सर्वाइव इन हॉट वाटर। दो टाइप के बैक्टीरिया हो गए। इफ़ देयर टेम्परेचर इंक्रीज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग देन द बैक्टीरिया हु कैन नॉट टॉलरेट हाई टेम्परेचर विल डिस्ट्रॉय एंड विल डाई, बट द बैक्टीरिया विच कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर विल रिमेन अलाइव। इट मीन्स हमें क्या पता लग रहा है, इसका मतलब वो जी गए, है ना। तो इसका मतलब पूरी जनरेशन खत्म नहीं हुई, हमारे पास वो बैक्टीरिया तो बच गए ना जो जी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1 ग्राम सोडियम सॉलिड सोडियम क्लोराइड लिया तुमने एक क्लीन ड्राई टेस्ट ट्यूब में, और एक में कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया उसमें, मतलब NaCl में हमने क्या डाल दिया भाई, H2SO4 कंसनट्रेटेड डाल दिया। फिर और ये हमें सॉलिड ले रखा है NaCl। नेम द गैस इवॉल्व इन द रिएक्शन, तो हमें बताना है कि कौन सी गैस निकलेगी और ड्राई और वेट लिटमस पेपर पे क्या इफेक्ट डालेगी और क्या बनेगा। देखो भाई, इसको हम पीछे रिएक्शन से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए भाई, तो देखो NaCl को जैसे मैंने H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या बना, यानी Na ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। तो यहाँ से क्या बना NaSO4, और यहाँ से जो H हटा था वो Cl के साथ कंबाइन होकर क्या बना रहा है HCl। HCl किसके रूप में निकली है, गैस के रूप में, जो कि कैसी है HCl गैस इवोल्व हो गई। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया और हमने ये निकाल दिया। आगे हमें ड्राई लिटमस पेपर पे तो ना एसिड का इफेक्ट होता है ना बेस का, इसलिए नो इफेक्ट आएगा। और अब आप देखिए ये एसिडिक गैस है, एसिडिक गैस है तो वो ब्लू लिटमस को किस में चेंज करेगी, रेड में। ओके, तो आपके सभी क्वेश्चन के आंसर हो गए यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, कुछ मेटल्स हैं जो एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस इवोल्व करते हैं। आपको इसको एक एग्जांपल से बताना है। देखिए मान लीजिए मैंने मेटल ले लिया Zn और एसिड ले लिया H2SO4 लिया। अब हमें पता है Zn SO4 के साथ मिलकर क्या बनाएगा, Zn SO4 प्लस H2 रिमूव हो गई। और इस गैस का प्रेजेंस की कैसे पता लगाते हैं, एक हम जलती हुई मैस्टिक इसके पास लेके आएंगे, अगर वो पोक साउंड के साथ जलने लग जाती है तो हम क्या कहते हैं कि भाई वो कैसी है भाई, एक हाइड्रोजन गैस है। ओके, नेक्स्ट है हमारा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में फ्लेम टेस्ट हमें देखना है और हमें प्रोडक्ट बताने क्या बनेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। देखिए बेटा, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है उसमें ओनली सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं, और जो अनसैचुरेटेड होता है उसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। तो जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाएंगे उसको बर्न करने में भी मुश्किल होगी। तो याद रखना, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जब वो जलते हैं तो वो ब्लू फ्लेम देते हैं, लेकिन अनसैचुरेटेड कैसे देते हैं, सूटी येलो फ्लेम, मतलब धुआं वाली कैसी फ्लेम देते हैं, येलो। तो अब हमें प्रोडक्ट बताने हैं जब वो कंबक्शन होता है तो क्या निकलता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए यहाँ पर, तो अभी मैंने बताया उनकी क्लीन फ्लेम निकलती है और उनकी येलो फ्लेम निकलती है जिसमें बहुत सारा स्मोक होता है। इसमें कंप्लीट कंबक्शन होगा इस वजह से, और इसमें इनकम्प्लीट कंबक्शन हो रहा है। और क्या निकलेगा जब वो कंप्लीट जलेंगे, तो CO2 और वाटर। क्या निकलेगा भाई, CO2 और वाटर। ये कब निकलेगा, जब सैचुरेटेड जलेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, वी नीड टू वाटर द सोइल इन प्लांट्स ऑन ए रेगुलर बेसिस। हम क्या देखते हैं, हम पानी देते हैं पौधों को, रेगुलर बेसिस पे देते हैं, बट इट अल्टीमेटली रीचेज द लीव्स ऑफ प्लांट, फिर ये पहुंच जाता है पत्तियों तक। इस प्रोसेस को हमें बताना है, बिल्कुल ईजी प्रोसेस है। देखिए कैसे होएगा ये, देखो भाई, जैसे ही पानी लॉस हो जाता है, पानी लॉस कहाँ से होता है भाई, स्टोमेटा, क्योंकि स्टोमेटा से ट्रांसपायरेशन होता है। ट्रांसपिरेशन हो गया, जैसे ट्रांसपिरेशन होगा वो एक फोर्स लगाएगा, फोर्स लगाने से जो जड़ों से जो पानी है ना, वो जाइलम टिश्यू जड़ों से लेते हुए पूरे पत्ती तक पहुंचा देगा। हो गया ये क्लियर, कहाँ तक पहुंचा देगा भाई, पत्ती तक। अगला हमें इससे क्या पूछ रखा है, अमीबा का वो न्यूट्रिशन पूछ रखा है। तो सबसे पहली बात, अमीबा में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, भोजन लेने का तरीका है, उसको बोलते हैं होलोजोइक। होलोजोइक क्यों बोलते हैं, क्योंकि अमीबा सॉलिड फूड खाता है। कैसा फूड खाता है भाई, सॉलिड, इसलिए उसको होलोजोइक बोला गया है। जब अमीबा फूड पार्टिकल के कांटेक्ट में आता है तो वो सूडोपोडिया बनाता है, मतलब अपनी शेप को चेंज कर लेता है। इस वजह से वो फूड को अपने बॉडी के अंदर ले जाता है। एनगल्फ का मतलब निगलना, अपने शिकार को वो निगल लेता है। निगलने के बाद फिर वो क्या करता है, फूड को कैप्चर करने के बाद अपने फूड वैक्यूल में ले जाता है। इस लाइन को लिखने की जरूरत नहीं है, फूड वैक्यूल में ले जाता है। फूड वैक्यूल एक टेम्परेरी पेट का काम करता है उसमें, जिसमें डाइजेस्टिव जूस होते हैं, फिर वो भोजन को पचा लेता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 26। देखिए भाई, एक पर्सन है जिसको प्रेस बायोपिया हो गया। प्रेस बायोपिया क्या होता है, जिसमें दूर और पास दोनों को देखने में दिक्कत होती है। ऐसे लोगों के चश्मे के अंदर ऊपर तक कनकेव मिरर होता है और नीचे कनकेव लेंस होता है और नीचे होता है कन्वेक्स लेंस। ऊपर होता है कनकेव लेंस और नीचे होता है कन्वेक्स लेंस।
अगर उसको 2 टाइप के लेंस की जरूरत है, एक की पावर कितनी है -4 डायोप्टर और एक की पावर है 2 डायोप्टर। अब आपको बताना है दोनों लेंस में कौन से डिस्टेंट विजन के लिए, दूर का देखने के लिए क्या होता है, मायोपिया की बीमारी होती है, और मायोपिया की बीमारी में हम कनकेव लेंस का यूज करते हैं, और हमें बताना है इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी। अब देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P1 + P2। अब हमें टोटल 4 -4 में 2 जोड़ूंगी तो -2 आएगा, है ना। तो अब देखो इसको भी ऐसे ही सोल्व कर रखा है 26 को। अब हमें फोकल लेंथ बतानी है, तो देखो भाई हमें सिर्फ कॉनकेव लेंस की बतानी है, किसकी बतानी है, ओनली कॉनकेव की। तो पावर कितनी है -4, कॉनकेव की पावर कितनी है भाई -4, वो किस में है, और फोकल लेंथ क्या होता है 1/पावर। देखो फोकल लेंथ क्या होती है 1/पावर, हमारे पास 1/4, ये आया मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 25 सेंटीमीटर। ओके गुड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27। देखिए आपके पास ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम में आप देख रहे हो प्रोड्यूसर है नीचे, देखो इसको डियर खा रहा है, डियर को टाइगर खा रहा है, यहाँ पे देखिए चीटी को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खा लिया, फिर हॉक ने खा लिया। यहाँ पे देखिए ये प्रोड्यूसर है, ये केकड़ा खा रहा है इसको, फिर मछली है ये, और फिर ये सारस पक्षी जो है वो खा रहा है ना। तो हम क्या देख रहे हैं, ये फूड चेन बनी हुई है और सारी फूड चेन एक दूसरे से लिंक है तो फूड वेब बन गई। अब हमें बताना है नेम द टाइप ऑफ इकोसिस्टम दैट एग्जिस्ट इन फूड चेन। सेकंड वाले में ज़मीन पर ही होता है तो ये टेरेस्ट्रियल है, और थर्ड वाले में किस पर होता है, ये पानी में, तो ये एक्वाटिक है। कैसी है भाई ये, एक्वाटिक। अगला हमें बताना है अगर पहला ट्रॉपिक लेवल सभी में प्रोड्यूसर हैं, वो क्यों होता है, क्योंकि प्रोड्यूसर ही सनलाइट से एनर्जी को कैप्चर करके फूड प्रोवाइड करते हैं। ओके, व्हाट परसेंटेज सोलर एनर्जी का कितना परसेंटेज यूज करते हैं, ओनली 1%। आगे वाई आर द एरो शोन इन द वन डायरेक्शनल क्यों होते हैं, क्योंकि एनर्जी फ्लो करती है एक ही डायरेक्शन में। फर्स्ट लेवल 10% ला दिखा सकते हैं हम, क्या दिखा सकते हैं 10% ला। फिर भी हम इसका देख लेते हैं प्रॉपर क्या लिखा हुआ है। वैन एनर्जी फ्लो वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर, वो रिवर्ट नहीं हो सकती, एक लेवल से दूसरे लेवल में जाती है, और एनर्जी हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है, ये लिख के आएंगे हम इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राइट द कॉमन नेम एंड केमिकल नेम ऑफ कंपाउंड कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। ये कौन होता है भाई, पीओपी। और राइट द मेथड ऑफ इस प्रिपरेशन, हम पीओपी को कैसे बनाते हैं, देखो ये हमने थोड़ी देर पहले भी किया था। जिप्सम लिया, जिप्सम को गर्म करने के बाद 373 केल्विन पे गर्म करने के बाद हमारा क्या बन गया, पीओपी, और 1.5 मॉलिक्यूल पानी के अलग हो गए। अब वापस से हमें इसको बनाना है तो दोबारा पीओपी में पानी ऐड कर दो, वही 1.5 मॉलिक्यूल पानी में ऐड करते वापस से वो जिप्सम बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है write the two difference between dominant trait and recessive trait. What percentage of pea plant in F2 generation were with yellow seeds in Mendel cross with the pea plant with yellow green seeds? ये हमें बतानी है। देखो भाई डोमिनेंट ट्रेट क्या होते हैं, देखो भाई डोमिनेंट ट्रेट जब दोनों रिसेसिव और डोमिनेंट दोनों इनहेरिटेड होते हैं, लेकिन डोमिनेंट ट्रेट को एक्सप्रेस किया जाता है, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो देखो डोमिनेंट भी है रिसेसिव भी है, लेकिन आएगा क्या, टोल प्लांट। तो इसका मतलब जब डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों ट्रेट हमने इनहेरिट किए, लेकिन एक्सप्रेस किसको कर रहा है, डोमिनेंट को। आगे ये एक सिंगल कॉपी होता है डोमिनेंट ट्रेट एक्सप्रेस करने के लिए, सिंगल कॉपी एनफ है। देखो सिंगल एनफ है ना, कैपिटल टी आगे तो सिंगल एनफ है। इसमें क्या होता है, डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट दोनों इनहेरिटेड होते हैं, लेकिन रिसेसिव ट्रेट कभी भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। इसमें नोट ही लगाना है बस। और इसमें शुड भी रिसेसिव, मतलब दोनों कॉपी होनी चाहिए, इसमें एक कॉपी और इसमें दोनों। जैसे स्मॉल टी दिखाने के लिए ड्रॉप प्लांट आ जाएगा, ठीक है, कैपिटल टी होगा तो टोल प्लांट, तो दोनों सेम एग्जैक्ट कॉपी होगी तभी दिखा पाएगा ये। और अगला देखो भाई F2 जनरेशन में येलो सीड्स, और जैसे हमने वो नहीं किया था F2 जनरेशन में कैपिटल टी और स्मॉल टी का जब हम करते हैं तो सारे टोल प्लांट मिलते हैं हमें। फिर हम जब इनका वापस करते हैं तो 3:1 आता है। 3:1 का मतलब इसका 75 और इसका 25%, तो वही चीज़ इसमें होगी। F2 जनरेशन में 75% तो येलो सीड्स की मिलेगी और 25% किसकी मिलेगी, ग्रीन सीड्स की। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30। वाई इज कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों है। देखो भाई इथेनॉल में क्या फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। इथेनोइक एसिड का होता है CH3COH। अब आप यहीं देखिए, इसमें एक ऑक्सीजन है, इसमें 2 ऑक्सीजन है। अब इसमें ऑक्सीजन ऐड करेंगे तभी तो इसमें 2 ऑक्सीजन आएगी। ये तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम बताना है और इस केमिकल रिएक्शन को लिख के बताना है, और हमें बताना है ये रिएक्शन डिफरेंट क्यों है इथेनॉल को जब बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन से। देखिए भाई इसका आंसर हम पीछे देखते हैं। देखिए
ये इट इज़ बिकॉज एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ऐड हो गई और 2 हाइड्रोजन रिमूव हो गए। तो देखिए भाई, और यहाँ पे जो एजेंट है जो रिएक्शन को फास्ट कर रहा है वो क्या है, अल्कलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड K2Cr2O7, Cr2 आएगा ये। ओके, अब देखो भाई, इथेनॉल में जब मैं ये डालती हूँ तो क्या हो रहा है, इथेनोइक एसिड बन गया। तो ये जब इथेनॉल को जब हम जलाते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है और वो कंबक्शन रिएक्शन का एग्जांपल है। किसका? कंबक्शन। क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई चीज़ जलती है तो कंबक्शन रिएक्शन का एग्जांपल है। अगला है, एक स्टूडेंट एक वाइट पेपर शीट को ड्राइंग बोर्ड पे लगाता है, फिर वो एक बार मैग्नेट को इसके बीच में रख देता है। देखो, जैसे मान लो ये वाइट शीट पेपर है, मैंने इस पे बार मैग्नेट रख दिया, अब मैंने इस पे आयरन पाउडर छिड़क दिया। छिड़कने के बाद क्या आएगा, इसके चारों तरफ मैग्नेट इकट्ठा हो जाएगा और आयरन फिलिंग कहाँ पे सबसे ज़्यादा जमा होती है, हमें पता है कि पोल्स पे जमा होती है ना। अब हमें क्या बताना है कि आयरन फिलिंग अपने आप को अरेंज क्यों करती है। आपको पता है ऐसे अरेंज हो जाएगी नॉर्थ पोल से साउथ तरफ की तरफ। तो क्या बना रही है ये, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्यों बना रही है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को इसने एक्सपीरियंस किया है। आगे हमें बताना है, व्हाट डू द लाइंस अलोन विद द आयरन फिलिंग अलाइन रिप्रेजेंट। वो हमें क्या दिखाती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज कर्व बनाती है। अगला, इफ द स्टूडेंट प्लेसेज ए कार्डबोर्ड हॉरिजॉन्टली इन ए करंट कैरिंग सोलेनोइड एंड रिपीट द अबव एक्टिविटी। इसे करके अगर कार्डबोर्ड को हॉरिजॉन्टल रख दे तो किस पैटर्न में आयरन फिलिंग अरेंज होएगी, और कंक्लूजन हमें इसका बताना है। देखिए भाई 31 का, देखिए भाई इसने क्या कर रखा है, इक्वी डिस्टेंस पैरेलल लाइन बनेगी, मतलब एक सोलेनोइड बन जाएगा। तो इक्वी डिस्टेंस पैरेलल लाइन बनेगी और मैग्नेटिक फील्ड, देखो ऐसे पैरेलल लाइन बनेगी और मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है पहले उसमें, और स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड की कहाँ पे होती है, पोल पे ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32, एक्सप्लेन विद द लेबल डायग्राम। हमें डायग्राम बनाना है, हाइड्रा में रिप्रोडक्शन दिखाना है और सेल्स बतानी है जो इसमें यूज हुई है। और अगले में हमें क्या बताना है, 2 रोल बताने हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, ओविडक्ट और टेस्टिस। तो हम इन सबको इकट्ठा ही देखते हैं। देखिए हाइड्रा का डायग्राम बनाया, देखो यहाँ पे बड़ निकलनी शुरू होगी, बड़ी होने के बाद वो उससे डिटैच हो जाएगा। तो ये जो पूंछ निकली हुई है इनको टेंटिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंटिकल्स। तो बर्ड यहाँ पे डेवलप हो गई और सेल डिवीजन से वो अलग हो जाएंगी। जब वो फुली मैच्योर हो जाता है, पेरेंट बॉडी से अलग हो जाएगा और नया इंडिपेंडेंट बन जाएगा। आगे रीजनरेटिव सेल कौन है इसमें? बडिंग जो यूज हुई है वो रीजनरेटिव सेल्स हैं। बडिंग में जो यूज हुई है कौन है? रीजनरेटिव सेल। आगे सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड का हमें रोल बताना है। देखो भाई ये इनका काम है फ्लूइड को एक्सक्रीट करना, जो कि स्पर्म जो मेल्स में निकलता है उसको नरिशमेंट का मतलब पोषक तत्व देता है। आगे ये एक फ्लूइड निकालता है जो ट्रांसपोर्ट को ईजियर बना देता है, मतलब इससे एक जगह से दूसरी जगह जाना स्पर्म का आसान हो जाता है। आगे ओविडक्ट क्या होते हैं? फ्लोपियन ट्यूब, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, मेल और फीमेल के गैमेट्स फ्यूज होते हैं और यहाँ पे जो जाइगोट है फिर जाकर कहाँ पे गिर जाता है? यूट्रस में। टेस्टिस का काम होता है टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन निकालना और स्पर्म को प्रोड्यूस करना। ओके, नेक्स्ट देखिए हम क्वेश्चन नंबर 33। इसमें क्या करता है, डिफाइन द टर्म पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ वुमन आई क्या होती है, और इमेज डिस्टेंस को क्या होगा जैसे हम डिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं। देखो पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई क्या होती है, आंखों का दूर का और पास का देख पाना बाय द एडजस्टिंग ऑफ सिलरी मसल्स। ठीक है, जैसे हम ऑब्जेक्ट को हम दूर लेके जा रहे हैं, मान लो ये है मेरा ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस पेंसिल को मैं दूर लेके जाऊंगी तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, क्योंकि हम इन्फिनिटी तक का हमारा फार पॉइंट होता है, दूर तक का देख सकते हैं, तो नो इफेक्ट। और नेम एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ पार्ट ऑफ वुमन आई रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो ये सिलरी मसल्स करती हैं इनको, तो अभी हम इसका प्रॉपर आंसर भी देख लेते हैं। देखिए 33, तो आंखों की वो एबिलिटी जिससे हम फोकल लेंथ को एडजस्ट करते हैं शार्प इमेज, बढ़िया सी इमेज बनाने के लिए अलग अलग डिस्टेंस पे रेटिना पे इमेज बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं? पावर ऑफ अकोमोडेशन। और इमेज डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आता, अभी मैंने बताया था चाहे कितनी दूर ले जाएं हम, क्योंकि इमेज हम इन्फिनिटी तक देख सकते हैं। और सिलरी मसल्स क्या करती हैं, वो रेस्पॉन्सिबल है उस चीज़ के लिए, जैसे ही ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बढ़ेगी सिलरी मसल्स डिस्टेंस बढ़ने पर रिलैक्स हो जाती हैं और लेंस क्या हो जाता है? पतला। याद रखना दूर की चीज़ देखने के लिए लेंस क्या हो जाता है? पतला, और फोकल लेंथ बढ़ जाती है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 34। देखिए भाई 34 में क्या दे रखा है, द वेरिएशन ऑफ इमेज विद, देखो ये हमें यू दे रखी है, ये हमें वी दे रखी है, और किसकी दे रखी है? कन्वेक्स लेंस की। कन्वेक्स लेंस में वैसे भी वी पॉजिटिव होती है, वैसे ही पता लग जाएगा हमें, बिना कैलकुलेशन हमें फोकल लेंथ बतानी है कन्वेक्स लेंस की। देखो हम तो कैलकुलेट ही करके देख लेते हैं। एफ का फॉर्मूला देखो हम जानते हैं 1/v, लेंस है ना, 1/f क्या होता है? 1/v माइनस 1/u। तो अब हमारे पास जैसे कोई भी एक उठा लो, मान लो ये उठा लिया मैंने, तो v कितना है? 30, u कितना है? माइनस माइनस 150 एलसीएम, ये जाएगा 5 पे प्लस 1 6/150, 6 दूनी 12 6 पंजे 30, तो 25 आ गई। कितनी आ गई फोकल लेंथ? 25 सेंटीमीटर।
अब हमें बताना है, जस्टिफाई करने के लिए हमने सोल्व करके देखना है, कर लेंगे वो तो। विच ऑब्जर्वेशन इज नॉट करेक्ट बाय, देखो सब में फोकल लेंथ निकालना, सब में। अब इसने कौन सी ऑब्जर्वेशन को इनकरेक्ट मानना है वो हम एक बार पीछे से देख के सिर्फ उसके निकाल लेते हैं एक बार, वरना आपको सारे करके देखने हैं। इसने ऑपरेशन मान रखा है 6 वाले को, तो 6 वाले को करके देखें। 1/f बराबर 1/v और -1/u। v कितनी है 37.5 दे रखी है, माइनस और माइनस के 15, 37 का 10 ऊपर 375 और प्लस में 1/15। इसका एलसीएम क्या है, 5 से कटा 2 पे 5 7 35, 5 5 25 है ना। इसका एलसीएम 75 आएगा, ये 2 ये 5, तो 60/75, उसका उल्टा क्या आएगा 75/7। तो ये 25 तो आने वाला है ही नहीं, तो इसका मतलब 6 वाली ऑब्जर्वेशन रॉन्ग है। नेक्स्ट, अब हमें फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ मैग्नीफिकेशन फॉर u बराबर 30। u बराबर 30, m का फॉर्मूला क्या होता है v/u। चलो इसके पीछे कैलकुलेट कर रखा, वहीं चलते हैं हम। देखिए देखो 30 के लिए बताना है हमें, सॉरी देखिए भाई, जस्टिफिकेशन जो हमारा पहला था ना सीरियल नंबर 3 में हमने देखी थी u और v सेम है, तो इसका मतलब f 2f वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। किससे निकाल सकते हैं, 2f से, ठीक है। वो डायरेक्ट कर लेना आप, चाहे फॉर्मूले से ना करो, वो आपकी मर्जी है। तो 2f पे जब बनती है इमेज तो सेम बनती है ना, तो ये लिख के आना है। आगे देखो भाई, हाँ हमें m बताना था v/u। u हमें कितनी रखी थी 30, और 30 के लिए देखो भाई v कितनी है, उधर टेबल पे चलते हैं अपन। देखो 30, u जब 30 थी तो ये कितनी थी 1/150। तो m का फॉर्मूला क्या होता है v/u। 150 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 5। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, डिफाइन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है भाई, जो ऑप्टिकल सेंटर और फोकल में से पास होती जाए। और रे डायग्राम बनाना है, व्हाट हैपन्स व्हेन ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कनकेव लेंस में। अरे पैरेलल होती है तो किस में से पास हो जाती है, फोकस में से। तो देखो रे डायग्राम कैसे बना रखा है इसमें, देखो भाई ये कन्वेक्स लेंस है, सॉरी हमें कनकेव लेंस की इमेजिनरी लाइन ये तो हमने बता दी, जो 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर में से 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस में से पास होती हो, ठीक है, ये हमने बता दी। अब देखो भाई एफ दे रखी है हमारे पास, एक मिनट, हमने कौन से क्वेश्चन पे आ गए थे ये, एक सेकेंड, क्वेश्चन हमसे कुछ और पूछ रखा है ना इसमें। हमें क्या दे रखा है, रे डायग्राम बनाना है, व्हेन ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू, हाँ वो हम बना देंगे। देखो रे डायग्राम इसने बना भी रखा है, पैरेलल बना दी प्रिंसिपल एक्सिस के, और वो फोकस में से पास होगी और हमने इसको आगे की तरफ बढ़ा दिया। ओके, आगे देखिए अगला में क्या रखा है, फोकल लेंथ एक कनकेव लेंस की कितनी रखी है 20, कितनी डिस्टेंस पे 5 सेंटीमीटर टोल साइज है, तो ये h1 होगी ऑब्जेक्ट का साइज, और ये क्या होगी फोकल लेंथ f कनकेव की है, तो नेगेटिव माइनस के 20 होंगे। इमेज फॉर्म होए एट द 15 सेंटीमीटर पर, एक मिनट, सो डैट इस इमेज इज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस, तो ये v हो गई, इतनी डिस्टेंस होनी है, तो v इसकी नेगेटिव होती है। अब हमें साइज भी बताना है, तो देखो हमारे पास v है, f है, u भी बता देंगे हम, है ना, कहाँ पे रखेंगे, और हम साइज मतलब n भी बता देंगे, h2b बता देंगे। देखो भाई अब हमने इसको लगा रखा है, देखो हम जानते हैं 1/f बराबर क्या होता है 1/v माइनस 1/u, तो अब हमें वैल्यू पुट करते हैं 1 अपॉन में f है माइनस का 20, 1 अपॉन v है माइनस के 15, तो माइनस का 1/u, माइनस के 1/20, माइनस के 1/15 उधर आके प्लस के माइनस के 1/u। एलसीएम कितना आ गया 60, ये जाएगा 3 पे और ये जाएगा 4 पे, बराबर माइनस 1/u। 4 में से 3 गया 1/60 बराबर माइनस 1/u, तो u की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 60 आ गई। और हमारे पास m का क्या फॉर्मूला होता है h2 में h1 और v/u। m हमें निकालना है, h2 हमें निकालना है, h1 कितना है साइज था उसका, h1 साइज है 5, v कितना है हमारे पास, v है हमारे पास माइनस के 15, u है माइनस का 60, माइनस का 15 से कटा 4 पे, तो h2 की वैल्यू 5 चौके 20, एक मिनट 5 चौके 20 क्यों 5/4 आएगी है, 5/4, तो वो आ गया 1.25, कितना आ गया 1.25 आ गया ना, सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35, एक केमिकल रिएक्शन क्या होती है, एक एक्टिविटी बतानी है, केमिकल रिएक्शन अकर्ड हुई है चेंज इन कलर, वही आप क्या दे दोगे कॉपर सल्फेट प्लस Fe वाला, ठीक है, तो क्या बनेगा FeSO4 प्लस कॉपर, ये कैसा कलर था ब्लू, और ये हो जाएगा पेल ग्रीन। ओके, आगे चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर का C + O2 वाला दे दो, CO2 एनर्जी निकलेगी, तो चेंज इन टेम्परेचर का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। या फिर आप दे सकते हो कैल्शियम ऑक्साइड में हम पानी डालते हैं तो क्या बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये भी चेंज इन टेम्परेचर का एग्जाम्पल है।
अगला डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, जो 1 से 2 में टूट जाए, 1 से 2 या 2 से ज़्यादा में टूट जाए। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, जैसे पानी है H2O, बिजली पास करी हमने इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या बनेगा H2 + O2, फिर बैलेंस कर देंगे हम। आगे है सिल्वर ब्रोमाइड, क्या होता है भाई AgBr, उसको तोड़ते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है Ag अलग हो जाती है, Br2 अलग, बैलेंस करने के लिए 2 2 हो गया। अगला जस्टिफाई हमने कर ही दिया। रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है, रिफ्लेक्स आर्क एनिमल में क्यों होती हैं, और सीक्वेंस बतानी है जब तुम अचानक से एक गर्म प्लेट को टच करते हो। बी पार्ट क्या है, नर्वस सिस्टम बताओ, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और अदर पार्ट ऑफ द बॉडी में हेल्प करता है, और 2 कंपोनेंट बताने हैं। तो हम 36 का ए और बी दोनों देख लेते हैं। देखिए भाई, सबसे पहली बात, रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है, एक ऐसा रास्ता जिससे नर्व इम्पल्स जाती है रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क एनिमल में होती है, क्यों, क्योंकि जो थिंकिंग पार्ट है ब्रेन का, उसमें जब इन्वॉल्व नहीं होता तो वो रिफ्लेक्स आर्क होती है। अब देखो, गर्म प्लेट को टच किया तो रिसेप्टर कौन है, हमारी स्किन ने सेंसरी न्यूरॉन को दिया, रेस्पॉन्स किया हमने, स्किन ने लिया, सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड ने मोटर न्यूरॉन को भेजा, मोटर न्यूरॉन इफेक्टर पर रिलेट करेंगे, फिर हम रेस्पॉन्स करेंगे और हमारे हाथ को लिफ्ट कर लेंगे। अगला नर्वस सिस्टम के नाम बताने, तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम है, नसों वाला सिस्टम बताना था, तो उसमें कंपोनेंट क्या होते हैं, 3 तरह की नसें, क्रैनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। वैसे तो जो क्रैनियल नर्व्स होती हैं वो कहाँ होती है, मेनली माइंड के अंदर, ठीक है, और स्पाइनल नर्व्स का होती है स्पाइन्स में, स्पाइनल कॉर्ड में। नेक्स्ट हमें बताना है नेम एंड पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम विच हेल्प कम्युनिकेट बिटवीन सेंट्रल, हाँ ये हम बता चुके हैं। देखो, छुई मुई का जो प्लांट है फोल्ड अप हो जाता है और ड्रॉप हो जाता है, रेस्पॉन्स करता है जब। नेम द स्टिमुलस एंड राइट द कोड फॉर सच ए रैपिड मूवमेंट, क्या यहाँ पे ग्रोथ इन्वॉल्व होती है। देखो, छुई मुई का पौधा है तो वो पानी लॉस करने की वजह से क्या हो जाता है भाई, जैसे हम उसको टच के प्रति रेस्पॉन्ड करता है, स्टिमुलस यहाँ पे टच हो गया, जैसे हम उसको वो अमाउंट ऑफ वाटर को रिलीज कर देते हैं तो पानी का चेंज हो जाता है, टारगेट फोर्स लगता है, इस वजह से वो फोल्ड हो जाता है। ग्रोथ मूवमेंट तो है ही नहीं, बस वो फोल्ड ही होएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, जियोट्रोपिज्म बताना है प्लांट में, पॉजिटिव नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, और एक एग्जांपल देखो भाई, जियोट्रोपिज्म 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव, जियो का मतलब धरती, जड़ें किस डायरेक्शन में जाती है, धरती की डायरेक्शन में, तो ये पॉजिटिव का एग्जांपल हो गया। और नेगेटिव क्या होती है, जब उल्टा जाए, धरती से दूर जाए, तो अब इसका एग्जाम्पल है शूट, धरती से दूर जाता है, ऊपर की तरफ जाता है। और जियोट्रोपिज्म क्या होता है, प्लांट की ग्रोथ धरती की तरफ, ग्रेविटी या धरती की तरफ, उसको क्या बोलते हैं, जियोट्रोपिज्म। नेक्स्ट हमारा 37 क्वेश्चन, देखिए भाई, इसमें हमें क्या बताना है, ऑन द बेसिस फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में ये रेजिस्टेंस बतानी है। तो बी और सी के बीच में क्या आएगा, 1/8 + 1/8, 1/r इक्वलेंस, तो कितना आ जाएगा, 2/8 कट के 1/4, तो आर इक्वलेंस क्या आ जाएगा, बी और सी के बीच में 4 ओम, कितना हो गया भाई, 4 ओम। आगे कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, अब देखो इसका 4 आ गया, टोटल क्या आएगा, 6 और 4 10 और ये कितने हो गए, 16, 26 में 4 जोड़े 30, तो टोटल आर कितनी आ गई, टोटल तो आर आ गई 30, और आई क्या होता है, V/R, V कितना है हमारे पास 6/30, तो 1/5 एम्पियर हो गया, ठीक है। आगे इन द अबव सर्किट 16 ओम रजिस्टर पैरेलल कम्बिनेशन है 2 8 ओम के साथ, तो हमें बताने किस में पोटेंशियल ज़्यादा है। देखो इसको हमने पीछे सोल्व कर रखा है, देखिए ई पार्ट यहाँ पे, देखिए ये मैं निकाल चुकी हूँ, यहाँ पे आ गया हम। देखो भाई, पोटेंशियल डिफरेंस 16 ओम है, V का फॉर्मूला क्या होता है, IR, तो I हमारे पास फिक्स है, आ चुका था 0.2, और R कितनी है 16, तो कितना आ गया हमारा, यहाँ पे आने के बाद 3.2 आ गया। अब ऐसे हम इसका निकाल लेते हैं 8 ओम वाले का, 8 ओम वाले जो 2 थे, 1/8 + 1/8 करके हमारा आंसर कितना आया था 4, तो V = IR, 0.2 को 4 से गुना किया तो 0.4 वोल्ट 8 वोल्ट आ गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, 3 मेटल सैंपल रखे, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और आयरन के, उनको हमने ले लिया और रब किया सैंड पेपर के साथ। ये सैंपल जो है अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डाल दिए और सब में डाइल्यूट HCl डाला, थर्मामीटर डाला, फिर हमें देखना है किस में डिप किया इनको एसिड में, हमें बताना है किस में बबल्स ज़्यादा बने, और क्या डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ भी सेम ही रिकॉर्ड हुआ क्या। तो देखो भाई, इसको हम पीछे देखते हैं 38 का। देखो भाई, नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड क्या होती है भाई, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है, और वो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीडाइज करके क्या बनाती है भाई, पानी। देखो क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ स्ट्रॉन्ग ये है ना, जैसे ही क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा ना, तो उसमें ऑक्सीजन मिलकर तुरंत पानी बन जाएगा। तो इसमें जो प्रोडक्ट्स है वो क्या है, पानी और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। ओके, अगला क्या दे रखा है हमें,
अगला क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोजन गैस है वो इवोल्व क्यों नहीं होती? वही वाला पार्ट है जो अभी मैंने आपको बताया था। एक मिनट, मैंने और पार्ट पहले बता दिया। सोमे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बता चुके, दोनों हो गए हमारे। आगे, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ विच रिएक्टिविटी मेटल इज डिसाइडेड इफ़ यू हैव दो मेटल एक्स एंड वाई दे रखे हैं, कौन सी ज़्यादा रिएक्टिव है देन दी अदर, ये बताना है। वैन रिएक्टिविटी को किया जाता है डाइल्यूट HCl के साथ, दोनों टेस्ट ट्यूब में किस में बबल्स ज़्यादा बनेंगे और किस में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा, और कौन सी मेटल है जो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट नहीं करती। देखिए भाई, तो हम ये क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी क्योंकि एक दूसरे से ज़्यादा रिएक्टिव है तो डिस्प्लेसमेंट होगी। आगे, टेस्ट ट्यूब मेटल एल्यूमिनियम में सबसे ज़्यादा होगा, और जितनी भी मेटल है वो HCl के साथ रिएक्ट करेगी क्योंकि वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 39 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किडनी एक मुख्य ऑर्गन है, जिंदा रहने के लिए बहुत सारे इन्फेक्शन वगैरह की वजह से खराब हो जाती है। अब हम मेन क्वेश्चन पे आते हैं, नेम द आर्टरी डेट बिलोंग ऑक्सीडेंटेड ब्लड, ऑक्सीडेंटेड ब्लड को कौन लेके जाता है, और क्लस्टर बताना है, थिन वॉल ब्लड कैपिलरी जो बोमन कैप्सूल में होता है। तो देखो भाई, हमारा ऑक्सीडेंटेड जो ब्लड है, ऑक्सीडेंटेड ब्लड को लेके जाती है रेनल आर्टरी, और जो ब्लड कैपिलरी है जो कलेक्शन है उसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं। अगला पार्ट हमें क्या बताना है, इसमें हमें बताना है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में अंदर यूरिन कौन स्टोर करता है, यूरिनरी ब्लैडर, और अंडर हार्मोनल कंट्रोल और नर्वस सिस्टम में होता है ये, यस। देखो भाई, ये नर्वस कंट्रोल में होता है। अगला पार्ट हमें बताना है, दो मेजर स्टेप बताने हैं जब यूरिन फॉर्म होता है। देखो भाई, यूरिन फॉर्म होता है तो फिल्ट्रेशन होता है, नाइट्रोजनस बेस्ड है, यूरिया एसिड रिमूव हो जाते हैं, और रीअब्जॉर्प्शन होता है कि ग्लूकोज अमीनो एसिड यूजफुल सब्सटेंस सारी क्या हो जाती है, रीअब्जॉर्ब। आगे हम बताना है कौन सा पार्ट है नेफ्रॉन का जो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन बनाता है और किस फैक्टर पे वो डिपेंड करता है। देखो भाई, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कौन करता है, नेफ्रॉन का ट्यूबुलर पार्ट, और वो किस पे डिपेंड करता है कि कितना तुम पानी पी रहे हो, तुम्हारी बॉडी में कितना पानी है और कितना उसमें डिजोल्व वेस्ट है जिसको तुम्हें बाहर निकालना है। थैंक यू वेरी मच, हमारा एक पेपर और कंप्लीट हो चुका है।